नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज भारतीय लोकतंत्र के दिल यानी हमारी संसद के एक खास टूर पर चलते हैं। ये वो जगह है जहां देश का भविष्य तय होता है और जहां सरकार के हर काम का हिसाब किताब रखा जाता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसे अंदर से जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश किस दिशा में जाएगा, ये तय कौन करता है? हमारे लिए जरूरी कानून कौन बनाता है? और सबसे अहम, सरकार की जवाबदेही किसके प्रति है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, हमारी संसद। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है। इसके काम करने का तरीका क्या है? इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? चलिए इन सब बातों को एक एक करके समझते हैं। तो हमारे टूर का पहला पड़ाव है बिल्कुल बेसिक्स को समझना। आखिर ये संसद है क्या और इसका संवैधानिक आधार क्या है? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संसद भारत की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। यानी यही वो जगह है जहां पूरे देश के लिए नियम और कानून तैयार किए जाते हैं, जो हम सब पर और सरकार पर लागू होते हैं। यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन असल में हमारे संविधान के हिसाब से इसके 3 हिस्से हैं। और तीसरा और सबसे अहम स्तंभ है भारत के राष्ट्रपति। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल, कानून बन ही नहीं सकता। तो अब जब हम ये नींव समझ गए हैं, तो चलिए इन दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, जरा और करीब से देखते हैं। इनके बीच आखिर फर्क क्या है? यहाँ बुनियादी फर्क इनके नाम में ही छिपा है। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, वो सीधे भारत के लोगों की नुमाइंदगी करती है। वहीं राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाज संसद तक पहुंचाती है। और इनके चुने जाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। लोकसभा के सदस्य, जिन्हें हम सांसद या एमपी कहते हैं, वो हर 5 साल में होने वाले आम चुनावों में सीधे हमारे आपके वोट से चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक चुनते हैं। यानी ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लोकसभा को एक तरह से युवाओं का सदन भी कह सकते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो सिर्फ 25 साल है, ताकि देश के युवा और नए विचार सीधे पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बन सकें। और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के लिए ये उम्र है 30 साल। इसके पीछे की सोच ये है कि ये बड़ों का सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स है, जहां अनुभवी और सुलझे हुए नेता राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानूनों पर बहुत गहराई से सोच विचार करते हैं। अब जरा सबसे बड़ा अंतर समझिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इसे भंग भी किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। इसका फायदा ये है कि जब लोकसभा भंग हो तब भी देश में एक लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती रहती है, जिससे शासन में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो अब जब हम सदनों की बनावट को समझ चुके हैं, तो चलिए अब उन प्रमुख लोगों से मिलते हैं जो संसद की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को चलाते हैं। हर सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा में इन्हें स्पीकर कहते हैं, जिन्हें लोकसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। और राज्यसभा के सभापति कोई और नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये उनकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। अच्छा, ये प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? देखिए, जब नई लोकसभा बनती है तो राष्ट्रपति सदन के सबसे सीनियर सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। इनका काम बहुत खास और टेम्परेरी होता है, नए सांसदों को शपथ दिलाना और स्थायी स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवाना। यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सांसद ना हो फिर भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सके, वहां बोल सके? इसका जवाब है हाँ, और वो है भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। उन्हें ये खास अधिकार मिला हुआ है कि वे संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, वो किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, अब हमारे टूर के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम ये देखेंगे कि संसद का रोज का काम किन नियमों और प्रक्रियाओं के तहत चलता है। सोचिए, क्लास में टीचर तब तक पढ़ाना शुरू नहीं करते जब तक कुछ मिनिमम बच्चे ना आ जाएं। संसद का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है।
किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों के 10वें हिस्से यानी 1/10 मेंबर्स का मौजूद होना जरूरी है। इसे कोरम कहते हैं। अगर कोरम पूरा नहीं है तो कार्यवाही शुरू ही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास और पावरफुल कानून की, जिसे मनी बिल या धन विधेयक कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सीधा संबंध पैसे, टैक्स, उधारी और सरकारी खजाने से होने वाले खर्चों से होता है। और ये बिल इतना खास इसलिए है क्योंकि इस पर लोकसभा को बहुत ज्यादा शक्तियां मिली हैं। इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। राज्यसभा इस बिल को सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है या कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन उन सुझावों को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर निर्भर करता है। 0 आवर यानी शून्यकाल, ये भारतीय संसद की अपनी एक अनूठी देन है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है जब सांसद बिना किसी नोटिस के बहुत जरूरी और अर्जेंट मुद्दे उठा सकते हैं। इसकी शुरुआत 1962 के आसपास हुई थी और ये सरकार पर दबाव बनाने का एक बहुत मजबूत टूल है। अब हम अपनी टूर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये समझना कि संसद ये कैसे पक्का करती है कि सरकार अपने हर काम के लिए जवाबदेह बनी रहे। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सवाल, सरकार आखिर किसके प्रति जवाबदेह है? जवाब है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकसभा के प्रति। सिद्धांत ये है कि सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल है, और इसी जवाबदेही को तय करने के लिए संसद में सवाल पूछे जाते हैं, बहस होती है और सरकार के हर काम की बारीकी से जांच होती है। तो आखिर में बस इतना ही कि संसद सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है। ये वो जगह है जहां देश की अलग अलग आवाजें एक साथ गूंजती हैं, जहां भविष्य के कानून बनते हैं और जहां सरकार से सवाल पूछने का साहस दिखाया जाता है। अगली बार जब संसद की कोई खबर सुने तो ये जरूर याद रखें कि वहां सिर्फ बहस नहीं हो रही, बल्कि हमारे देश के भविष्य की कहानी लिखी जा रही है।